तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपके चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, वास्तविक संख्या नाम है। इसमें हम प्रश्नावली 1.1 का वन शॉट सॉल्व करेंगे एकदम नए अंदाज में, और ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे और बताते रहूँगा मैं आपको कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे, और थोड़ा कोशिश करेंगे कि थोड़ा फास्ट समझाने की कोशिश करें और थोड़े आसान तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम इसके पहले प्रश्न को डायरेक्ट देखते हैं और इसके कुछ अब ये हमारा पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसका, आखिर ये है क्या, अभाज्य गुणनखंड है क्या। तो देखिए, जो हमारे गणितज्ञ थे, एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने सन 1801 में एक प्रमेय दिया था, जिस प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हालांकि इस बात को यूक्लिड ने और पहले इस पर विचार किया था, उसी विचार को प्रॉपर रूप से सिद्ध किसने किया? तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने सिद्ध किया सन 1801 ईस्वी में। उन्होंने सिद्ध करके बताया कि आखिर अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है क्या। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आखिर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में था क्या, है ना। पहले हम ये समझते हैं इसको थोड़ा सा कि ये क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय ये क्या है? तो देखिए, इसके बारे में क्या है कि इस दुनिया की जितनी भी भाज्य संख्या है, इसमें कहा गया है कि दुनिया की जितनी भी भाज्य संख्या है, यानी जो एक से बड़ी है, जितनी भी भाज्य संख्या है, उन सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बात नहीं समझ में आई? कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई भाज्य संख्या है 10 भाज्य संख्या है, ये किसी ना किसी पहाड़े में आती है। और भाज्य संख्या की आप डेफिनेशन जानते हैं कि एक और स्वयं के अलावा अगर किसी और संख्या के पहाड़े में ये आता है, मतलब ये भाज्य है। तो देखो, ये स्वयं में तो आएगा और एक के पहाड़े में आएगा, उसके अलावा 2 में और 5 में भी आ रहा है, इसलिए ये भाज्य है। तो दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या क्या होगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इसका गुणनफल किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, अपने आप में अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब होता है बेमिसाल, यूनिक, अनोखा। तो इसको हम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ या तो स्वयं के पहाड़े में आती है या तो एक के पहाड़े में आती है और किसी भी पहाड़े में नहीं आती। जैसे कि 2 या तो एक के पहाड़े में आएगी या तो स्वयं में, 3 या तो 3 के पहाड़े में आएगी या तो एक के पहाड़े में, 5 या तो अपने पहाड़े में आएगा या तो एक के पहाड़े में, 7 इसी तरह, 11, 9 नहीं, 9 तो विषम है ना, 11 एक तो एक के पहाड़े में आते हैं, एक तो स्वयं के। तो इस तरह से इसको हम तोड़ सकते हैं। 10 को 2 गुणा 5, है ना। 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है ना, ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो कुल मिला के ये कहा गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और यह बिना किसी क्रम के अद्वितीय होता है। मतलब कि इसको आप जरूरी नहीं 2 गुणे 5 ही लिखो, आप इसको 5, आप इसी को 5 गुणे 2 भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 दूना भी 10 ही होता है। समझ पा रहे हैं? यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और ये बिना किसी क्रम के क्या होता है, अद्वितीय होता है। मतलब चाहे इसको 2 गुणे 5 लिखो, चाहे इसको 5 गुणे 2 लिखो। अब ये बात क्लियर हो गई। ये किसने इसको सिद्ध किया? तो सन 1801 ईस्वी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इसे सिद्ध किया है। और सबसे पहले इसके बारे में बताया गया है, वो किसने बताया है? तो वो यूक्लिड ने बताया है। इसके बारे में विचार उन्होंने ही प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अब यही हो गया। अब इसके आधार पे जितना एचसीएफ एलसीएम है, वो सारी चीज़ें इसी के आधार पर सॉल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं पहले प्रश्न को। ठीक है, अब सबको प्रॉपर समझ में आएगा कि ये है क्या। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जैसे आपकी पहली संख्या क्या है, हम पहले को अगर हल करेंगे
पहली संख्या क्या है हमारी? 140 है। क्या है? 140। अब इस 140 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, और ये तो आपको पता ही कि बिना किसी क्रम के लिख सकते हैं। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम इसको, आप छठवीं पाँचवीं में ये सारी चीज़ें सीखे हैं कि जब पीछे आपकी सम संख्या हो 0, 2, 4, 6, 8, तब उसको हम 2 के पहाड़े से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 2 के पहाड़े से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 0 यम 0। फिर इसको 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। फिर इसको किससे करेंगे? 5 सते 35 और फिर यहाँ 7 एकम 7। अब देख पा रहे हैं हमारे पास कैसी संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। डायरेक्ट इसको हम कह सकते हैं कि 140 जो है हमारा, 140 जो है वो कैसा है? तो उसका रूप है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। कुछ इस तरह से इसका रूप है। अब इसको ऐसे ना करके आप ऐसे लिख सकते थे, 7 को पहले, 5 को पहले या 2 को पहले, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते थे। ऐसा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा किसने सिद्ध किया था? गॉस ने सिद्ध किया था कि इसको आप कैसे भी लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पहले तो हम ये देख रहे हैं, हम इसको ये देख रहे हैं कि इसको पहले तो ऐसे कर देते हैं कि 2 कितनी जगह है? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना, और 5 एक ही जगह है, तो 5 गुणा 7। अब इसे किसी भी क्रम में लिख सकते हो आप चाहे तो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना पसंद करते हो। सबसे पहले कौन सी गिनती, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 5 गुणे 7 गुणे 2 की घात 2। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है आपका ऐसे में एक क्वेश्चन आएगा, पक्का है। इस प्रश्नावली 1.1 में से एक नंबर का एक क्वेश्चन 100% आएगा। जहां तक चांस है 99% तो मान ही के चलो। तो हो सकता है ऐसा लिखा हो 140 का अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा है, और उसमें ऑप्शन दिया हो और पहले ऑप्शन में ऐसा ना दिया हो, ऐसा दिया हो, कहीं ऑप्शन में ऐसा दिया हो। अब आप यही ढूंढ रहे हो कि भैया ये तो है ही नहीं, लास्ट में दिया हो इनमें से कोई नहीं। आप सोचो मेरा मिल नहीं रहा तो इनमें से कोई मार दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर और कैसा भी हो सकता है। कुल मिला के ये चीज़ें होना जरूरी है। और हो सकता है तीनों ऑप्शन में ये हो और चौथे में लिखा हो इनमें से सभी, तो आप इनमें से सभी मारना अगर ये सारी चीज़ें हो। ये बात ध्यान रखना कि किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट को इरेज करते हैं और हम दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को क्या है। दूसरा है 156। क्या है? 156। अब इस 156 को क्या करेंगे हम, इसी तरह लास्ट में हमारी सम संख्या है तो 2 से इसको तोड़ेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, यहाँ 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। फिर लास्ट में सम संख्या फिर से 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा 18 और 2 नवा 18। अब यहाँ 9 आया है लास्ट में, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये विषम संख्या है। इसको चेक करते हैं किस पहाड़े से कटता है, तो हम इसको 3 से काट सकते हैं। देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, जिस पहाड़े से कटेगा उसी से काटना। पता चले 2 से काट रहे हो और एक शेषफल बचा रहे हो, इसमें शेषफल वाला कोई सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब ये 13 के पहाड़े में आएगा तो 13 एकम 13। ये सारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिया। पहली बात इसकी हमने क्लियर किया, जो इसने कहा था किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात है किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो अब हम 156 को कैसे लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 हमारा 2 जगह है तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। और इसे आप कैसे भी लिख सकते थे, ये बात मैंने आपको बताया कि आप इसको पहले बाद में कुछ भी लिख सकते थे। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसको भी क्लियर करते हैं। अब ये बात एकदम क्लियर है, आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये 5वीं 6वीं लेवल का है ना। अब देखते हैं इसके तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या है, 3825। ठीक, अब 3825 को जब हम
गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे तो पीछे अगर 5 है या 0 है तो आप उसको 5 से अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। 100% 5 से ही कटेगा, तो आप इसको 5 से भाग कर दीजिए। देखिए 5 सते 35, 35 के बाद 3 बचा 32, 5 36, फिर 2 बचा, फिर 5 25। फिर यहाँ देखिए 5 एकम 5, 2 बचा 26, 5 25, 1 बचा, फिर 5 तेई 15। 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 एकम 3। फिर यहाँ 17 तियाँ 51 और 3 एकम 3। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए 5 सते 35, फिर 3 बचा 32, 5 36, 2 बचा 5 25, 5 एकम 5, फिर 5 25, 1 बचा, 5 तेई 15, फिर 3 बचे 15, 3 एकम 3। यहाँ आप 3 से भी डिवाइड कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप वैसी चीज़ें समझ गए हैं, है ना। अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, आप वैसी चीज़ें समझ गए हैं कि कैसे करना है इसको, कैसे करना है इसको। हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 5 कितनी जगह है, 2 जगह है, तो लिख देंगे 5 की पावर 2, है ना। और 3 कितनी जगह है, 2 जगह है, तो लिख देंगे 3 की पावर 2। फिर क्या बच रहा है, 17 बच रहा है, और ऊपर 1 नहीं लिखा जाता है, किसी की भी पावर 1 हमेशा होती है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ रहेगा 17। अब आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, ये तो आप जानते ही हो, है ना। चलिए अब इसके हम चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा है 5005। क्या है, 5005। अब इसको भी हम ऐसे तोड़ते हैं। पहले तो पीछे 5 है तो 5 से ही तोड़ेंगे। 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। अब पहाड़ा हम चेक करते हैं, ये 5 से तो पक्का नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। आगे चेक करते हैं। देखिए 7 से देखो तो 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 7 21। इसका मतलब ये 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तियाँ 21। अब ये 7 से देखिए, 7 से तो नहीं कटेगा, 11 से आराम से कट जाएगा। देखो 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33, है ना। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तियाँ 33, फिर 13 एकम 13। ये बात क्लियर है। यहाँ से हम लिखेंगे 5005 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 5, कोई अंक रिपीट नहीं हुआ है, कोई अंक रिपीट नहीं हुआ है ये, है ना। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। यहाँ क्या था, ये था 7, है ना। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। और आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लीजिए, नहीं तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसको भी इरेज मारते हैं। अगला है, चलिए अब इसका हम देखते हैं ये वाला सवाल। 7429। अब आप इसको सभी अभाज्य संख्या से चेक करते चले जाएंगे कि किस पहाड़े से कटेगा, किस पहाड़े से, तो आप चेक करते चले जाएंगे। तब ये पता चला कि ये कटता है 19 से। किससे कटता है, 19 से। माफ़ कीजिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, ये कटेगा 19 से। 7429 को हम काटेंगे किससे, 19 चौक 76, 19 तियाँ 57, और कितना बचा, 57 30 60 172, 19 9 या 171, 1 बचा, 19 एकम 19। फिर इसको काटते हैं। देखो 23 से, 19 से अब नहीं कटेगा, 23 एकम 23, फिर कितना बचा, 7 और 23, यहाँ 7 बचा, 30 हुआ, 9 7 16, 161, और 23 का पहाड़ा पढ़ना है कि 161 आए। 23 का पहाड़ा पढ़ना है कि 161 आए 7 बार में, यहाँ 7 बार में, ठीक। तो 23 एकम 23, 23 सत्ते 161, फिर 17 एकम 17। तो अब आप ये समझ पा रहे हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। 7429 को लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23।
मैंने क्या कहा कि आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं, आप 23 को पहले लिख दें, 19 को, 17 को, कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे, यानी ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट में जितने भी पार्ट थे वो सारे पार्ट क्लियर हुए। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये स्लाइड, ये है दूसरा क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और आपको जांच भी करना है कि क्या संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। हमें ये चेक करना है कि इन संख्याओं, जो दो संख्या दी गई है, इनका जब गुणा करेंगे उसका आंसर और इनका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो दोनों बराबर आना चाहिए। तो ये भी आपका उसी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पे ही निर्धारित है, उसी से आपका ये आंसर आएगा। आप इसको चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें दो संख्याओं का गुणनफल चाहिए, इसका मतलब इनका और इनका गुणा कर देंगे, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। ये तो बात क्लियर है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमें आराम से मिल जाएगा, लेकिन हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ यानी कि आप हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, आप शॉर्टकट में कहते हैं मासा। एलसीएम को आप कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और शॉर्टकट में कहते हैं लासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। 26 का और 91 का हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। इसके लिए पहले तो इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ही व्यक्त करेंगे, है ना। तो देखो 2 से इसको तोड़ देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13, और इधर 13 सते 91 और 7 एकम 7। अब हम कहें कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ होगा जो दोनों में है 13, और इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में पहले तो एचसीएफ को लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, लिख ही लेते हैं। पहले एचसीएफ को लिख लेंगे, उसके बाद जो पार्ट छूटा था, 2 छूटा था, 7 छूटा था, 13 तो लिख चुके थे। गुणा करेंगे इसको, 13 दूना 26, 26 सत्ते कितना होगा, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। ठीक है, 13 दूना 26, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 हुआ। इसने क्या कहा था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। अब इसकी जांच करते हैं, तो लिख देंगे उत्तर की जांच। क्या लिख देंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, 26 है, दूसरी संख्या क्या है, 91 है, और एचसीएफ कितना है, 13 है, एलसीएम कितना है, 182 है। तो अब हम 26 और 91 का गुणा करते हैं, 13 और 82 का गुणा करते हैं। अब गुणा करिएगा तो 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23, 2366 आया। जब आप 26 और 91 का गुणा करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 2366। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन जहाँ तक चांस है कि नहीं आएगा, और आएगा तो 2 नंबर से आता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है जहाँ तक है ये आएगा नहीं, लेकिन आ जाएगा तो 2 नंबर का आएगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। ये मान के चलिए कि किताब में जितने भी सवाल हैं वो सवाल आपको सारे आने चाहिए, एग्ज़ाम में आए या ना आए। ठीक है, सवाल आपको सारे सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि गड्ढे में नहीं गिरना है ना। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये पहले वाले सवाल को हम यहाँ से डिलीट मारते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है इसका, 510 और 92, 510 और 92। हमें क्या करना है, 510 को तोड़ देना है, 2 दूने 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर इसको 55 25 और 5 एकम 5, है ना। अब इसको काट सकते हैं 3 से 17 से कुछ भी, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ 17 एकम 17। 92 को भी ऐसे करेंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8,
एक बचा 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 23 एकम 23। ये सब कुछ आप जानते हैं, है ना। चलिए अब इसका HCF निकालते हैं। HCF देखिए इसका क्या है, तो 2 ही तो है जो सब में है, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो सब में हो। ये वाला और ये वाला तो है, ये HCF हो गया। LCM जब निकालते हैं तो पहले तो HCF लिख लेते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे, सबको गुणा लगा लगा के लिखेंगे, इसको भी लिख लेंगे, इस 17 को भी लिख लेंगे, 2 को भी लिख लेंगे, 23 को भी लिख लेंगे। इसको करते हैं गुणा। चलिए गुणा करते हैं इसको। 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, यहाँ कितना आया 60 आया। और यहाँ अगर हम 23 और 17 को गुणा किए करें तो 17 तिया 51 और 17 दूना 34 और 5 39, 391। इसको गुणा करते हैं 0, 6 एकम 6, 6 नवाई 54 और 6 त्रिक 18, 18 दो 20, 20 3 23, 23,460 कितना आया 23,460। अब गुणा कर लीजिएगा, किसी को भी आगे पीछे करके गुणा कर सकते हैं। हमने कैसे गुणा किया, 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60 और 17 को 23 से गुणा किया तो 17 तिया 51 और 17 दूना 34, 34 और 5 39। अब 391 को 60 से गुणा किया तो कितना है 23,460। ये हो गया इसका HCF और LCM, यही आपका आंसर हो गया। अब हम इसकी क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। क्या करेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, क्योंकि ये जो इसने कहा है, कंडीशन जो इसने दिया है वो हमें क्लियर करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को हमें क्या करना है, HCF गुणे LCM करना है। HCF गुणे LCM करना है, ठीक है। हम इसको करते हैं यहाँ से। पहली संख्या कितनी है 510 और दूसरी संख्या कितनी है 92। HCF है 2 और LCM है 23,460। ये है हमारा HCF और LCM, ये है पहली संख्या और दूसरी संख्या। 0 लगा है तो 0 लगा देंगे और हम यहाँ गुणा कर लेंगे 92 को 51 से। 2 एकम 2, 9 एकम 9, 5 10 9 19 9 हासिल 1 9 45 46, इतना हुआ 4 6 9 2। और इधर गुणा करते हैं 2 0 0, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। लीजिए आ गया ना बराबर। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं सारे पार्ट को यहाँ से। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरा क्या है, 336 और 54। तो पहले तो 336 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और 54 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, है ना। अब इसको क्या करेंगे, 2 तिहाई 2 एकम 2, फिर कितना बचा 1 13, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, है ना। फिर यहाँ 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इधर इसको तोड़ेंगे कैसे, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 नवा 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब पहले इसका HCF निकालते हैं। HCF में क्या होता है, जो सब में हो, एक तो 2, एक ये वाला 2, फिर ये वाला 3 और ये 3 और 2 तिहाई हो गया 6। इसके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉमन पार्ट हो, जो दोनों में हो। बात करते हैं LCM की। पहले 6 लिख लेंगे, 6 के बाद इस 2 को लिखेंगे, फिर गुणा लगा के इस 2 को लिखेंगे,
फिर गुणा लगाया, इस वाले 2 को लिख दिया, फिर 7 को लिख लिया, फिर इस 3 को लिखा, फिर इस 3 को लिखा। गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 और 3 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, 9 से 63, 48 को 63 से गुणा करते हैं। 8 24 बचा हमारे पास 2 4 12 14 8 48 52 10 12 से 4 24 24 और 6 30, कितना आया? 3024। कितना आया? 3024। अब इसका हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच में क्या आता है? उत्तर की जांच में आता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में HCF गुणे LCM। पहली संख्या कितनी है? 336 है, दूसरी है 54, HCF कितना है? 6 है, और LCM कितना है? 3024। गुणा करते हैं इसको, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 और 6 त्रिक 18। इसको गुणा करते हैं 54 से 336 को, एक बार यहाँ गुणा करते हैं। 24 4 12 14 4 12 13 5 30 5 15 15 18 5 15 16 यहाँ 4 8 11 1 7 8 1 कितना आया? 18144। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड जो है वो आपका आंसर सेम आया है ना। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी यहाँ पे क्लियर होता है। अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 पे। यहाँ तक बात क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तीसरा प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें वही करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ही इसका ज्ञात करना है। चलिए अब हम देखते हैं 12, 15 और 21 का HCF निकालते हैं, ठीक है। HCF और LCM तो हम पहले को सॉल्व करें, यानी 12, 15 और 21। तो यहाँ पे 12, इसको सरल करते हैं, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। इसी तरह इसको करते हैं, 5 3 15, 3 एकम 3, इसको करते हैं तो 3 7 21, 7 एकम 7। अब इसका HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। HCF क्या होगा इसका? देखिए HCF होगा जो सब में हो, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, और कुछ ऐसा नहीं है जो सब में हो। बात करते हैं LCM की। LCM में क्या होगा? 3 तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा ये 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा। ये HCF को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7, है ना। इसको भी, इसको सबको लिख लिया। गुणा कर देंगे, देखो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 तियाँ 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 420। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल सा सवाल था, है ना। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या होगा? दूसरा प्रश्न है इसका 17, 23 और 29। तो 17 एकम 17 ये किसी भी पहाड़े में नहीं आएगा, 23 एकम 23 ये भी किसी पहाड़े में नहीं आएगा, और 29 एकम 29 ये भी किसी पहाड़े में नहीं आएगा। HCF इसका क्या होगा? HCF इसका होगा, जब कुछ नहीं मिल रहा हो तो HCF एक होता है, एक ही तो मिल रहा है ना। बात करते हैं LCM की। LCM में सबसे पहले तो HCF लिख देते हैं, फिर सारी संख्या को जो नहीं मिल रहा है, 17 गुणे 23, 29 गुणे 23, गुणा कर देंगे। इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 से गुणा करते हैं, 17 से 29 को गुणा करते हैं, और 17 से 23 को। तो अगर हम 17 से 23 को गुणा करेंगे तो 17 तियाँ 51, 17 दूना 34, 34 और 5 39, और गुणा करेंगे किससे? 29 से। 23 से तो कर दिया, 17 गुणे 23 हुआ 391। अब 29 से गुणा कर देते हैं, तो 391 को गुणा करेंगे 29 से, 9 9 27 27 27 30 35 और यहाँ 2 2 18 2 6 7 यहाँ 9 यहाँ 2 यहाँ 3 7 से 11, कितना आया? 11,329, ठीक है। एक बार फिर से चेक करते हैं। 17 तियाँ 51 और 17 दूना 34, 34 5 39 गुणे 29,
9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27 और 3 30 5 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, 9 2 8 5 13, 7 3 10 11। ये हो गया आपका एलसीएम और ये आ गया आपका एचसीएफ। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम इसके अंतिम प्रश्न की, यानी कि 8। ये तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करें। 8 को 8 है और 9 है और है 25। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ होगा 3 तियां 9 और 3 एकम 3। अब इसको करते हैं तो 55 25, 5 एकम 5। देखते हैं एचसीएफ क्या होगा। जो सब में हो उसे एचसीएफ, तो सब में तो एक ही है और कुछ है ही नहीं जो सब में हो। एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम के लिए सबसे पहले तो एचसीएफ को लिख देते हैं, उसके अलावा इस 2 को लिखेंगे, फिर इस 2 को लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, फिर इस 5 को लिखेंगे। सबको लिख दिया। 2 दूनी 4, 55 25, 25 चौका 100, 100 दूना 200, 200 तियां 600, 600 तियां 1800। ठीक है, गुणा करना आपको आना चाहिए। हमने कैसे किया? 55 25, 2 दूनी 4, 25 चौका 100 दूना 200, 200 तियां 300, 300 तियां नहीं 55 25, 25 चौका 100 दूना 200, 200 तियां 600, 600 तियां 1800। ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बात यहाँ तक क्लियर है। चौथा प्रश्न क्या है, देखिए चौथा प्रश्न हमारा है 306 एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, ऐसा सवाल आ भी सकता है, जहाँ तक हमें लगता है आया भी था ऐसा सवाल। तो इसको हम करते हैं। देखो, आप जानते हैं कि पहली संख्या कितनी है? 306 है, दूसरी संख्या है 657, एचसीएफ 9 है। तो आप ये जानते हैं कि पहली संख्या गुणे, ये क्या हो रहा है भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। आप ये भली भांति जानते हैं, है ना। अभी पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको सॉल्व किया था। अब हम देखते हैं पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या है 657। अब बात करते हैं एचसीएफ कितना है। तो एचसीएफ इसका कितना है? 9 है। एचसीएफ है 9 और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो एलसीएम की जगह हम खाली रखेंगे, सिर्फ एलसीएम लिखा रहने देंगे। अब एक बात फिक्स है कि 9 से आप इसे भी भाग कर सकते हो, इसे भी किसी एक को भाग कर सकते हो, 100% डिवाइड होगा, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो संख्या को डिवाइड कर देता है। मासा का काम तो काटना ही होता है ना, तो ये मासा काट देगा किसी को भी। चलो काट देते हैं इसको काट रहे हैं इसको। 9 सत्ते कितना होगा? 63 होगा। कितना बच गया? 2 बचा 27 और 9 तियां कितना होगा? 27। कट गया पूरा 73 से इसको गुणा करेंगे। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, आपको आता है गुणा, हम जानते हैं, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं। 3 छक 18 होगा, फिर 3 तियां 9 होगा, 7 छक 42 होगा, 7 त्रिक 21 होगा और इसको गुणा करेंगे, जोड़ देंगे। 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2 और 2। कितना आया? 22,338 आया। मतलब 22,338 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। एक बार मैं फिर से चेक कर रहा हूँ। 3 छक 18, 3 तियां 9, 7 छक 42, 7 तियां 21, 8, 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2 और 2 के 2। हाँ, ये 100% सही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके चौथे प्रश्न में चलते हैं। ज़्यादा प्रश्न बचा नहीं है, 5वें प्रश्न में चलते हैं। 5 6 और 7, बस 3 प्रश्न और बचा है। थोड़ा सा धैर्य बनाइए और इसको ख़त्म कर जाइए। 5वां प्रश्न क्या है कि जांच कीजिए। ये सबसे छोटा सवाल है और सबसे आसान होती है और कितनों तक जाती है। प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर में ऐसी कौन सी गिनती रख दें
जो अंक 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त कौन कौन सी संख्या हो रही है, तो 10 हो रही है, 20 हो रही है, 30 हो रही है, 40, 50, 60, 70 ऐसी संख्याएं जो 0 पे समाप्त हो रही है ना। 10 में क्या हो रहा है, लास्ट में 0, 20 में क्या हो रहा है, लास्ट में 0, 30 में क्या हो रहा है, लास्ट में 0, 40 में क्या हो रहा है, लास्ट में 0। ये कहना ये चाह रहा है कि 6 के पावर में ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या रखें, मतलब ऐसी कौन सी गिनती रखें जिसको पावर करने पे 0 आ जाता हो। आप नहीं समझ पाए, मैं क्या आ रहा हूँ कि 6 की पावर अगर 1 रखते हैं तो 6 आया, तो लास्ट में 0 तो आ ही नहीं रहा है। प्राकृतिक संख्या है ना एक, प्राकृतिक संख्या 2 भी है, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 होगा, लास्ट में 6 आ रहा है, 0 तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन भाई ये तो हम ओरली जानते हैं, हमें सिद्ध करना है कि ऐसी कोई संख्या है भी या नहीं है अंक 0 पर समाप्त होने वाली। तो आप एक बात मेरी ध्यान रखिए, अपने दिमाग में सेव रखिए, वो बात ये है कि दुनिया की कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसका 2 गुणे 5 होना जरूरी है। 2 गुणे 5 की आप कोई भी घात कर दोगे लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। 2 गुणे 5 मतलब 10, 2 गुणे 5 मतलब 10। अब 10 की घात 1 करोगे तब भी 10, 10 की घात 2 करोगे मतलब 100, लास्ट में 0 आ रहा है ना। 10 की घात 3 करोगे तो 1000, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है। एक यही संख्या है जिसको आप लास्ट में 0 पर ख़त्म होता देख पाएंगे, इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो अंक 0 पर समाप्त हो सके। अब आप खुद ही देखिए, यहाँ 6 लिखा है और 6 को जब हम तोड़ते हैं तो लिखा आता है 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। क्या ये 2 गुणे 3 का कनेक्शन 2 गुणे 5 से है? क्या ये 2 गुणे 3 इसके जैसा है? नहीं ना। 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना जरूरी है, 2 और 5 होना जरूरी है, और 6 में क्या है, 2 और 3 है। इसका मतलब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 6 की पावर n अंक को 0 पर समाप्त कर सके। ये हो गया इसका आंसर। आप लिख सकते हैं, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है या प्राकृत संख्या n नहीं है जो 6 की पावर n को अंक 0 पर समाप्त कर सकती हो, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 का गुणनखंड के रूप में होना आवश्यक है, जबकि 6 का गुणनखंड यानी 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 है, इसलिए ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आप छोटे बच्चों वाली बात समझिए कि अगर 2 गुणे 5 है तो 0 पर समाप्त होगी और 2 गुणे 5 नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगी, बात खत्म। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पे, यानी कि ये अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद अंतिम प्रश्न है। ये भी बहुत आसान है। इसने कहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। अब हमें ये बताना है संख्या भाज्य क्यों है। अच्छा, कोई भी संख्या आपको पता होना चाहिए कि भाज्य कब होती है और अभाज्य कब होती है। ये 100% पता है कि ये भाज्य है, लेकिन क्यों है आपको ये भी बताना है। तो पहले आप ये जानिए कोई संख्या भाज्य क्यों होती है। ये बात अगर आप समझ गए ना, आप इसको उड़ा देंगे एकदम से। आप पहले इस बात को समझिए कि कोई संख्या भाज्य कब होती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई संख्या भाज्य तब होती है जब वो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी और पहाड़े में आती हो, तब वो भाज्य होती है। जैसे आप देखिए, हमने यहाँ लिखा 2, 1 के पहाड़े में कोई भी संख्या आती है और स्वयं के भी पहाड़े में कोई भी संख्या आती है। इतना तो बात फिक्स है कि ये 2 जो है वो 1 के भी पहाड़े में आएगी और अपने पहाड़े में तो आती है। अरे अपना वोट कौन नहीं देगा अपने आप को, है ना। तो ये बात तो क्लियर है कि ये इन दोनों में तो आती है। इसके अलावा कोई और सोर्स है कि किसी और पहाड़े में 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब ये संख्या भाज्य है ही नहीं। बात करते हैं 3 की। 1 के पहाड़े में तो 100% कोई भी संख्या आती है और स्वयं के भी पहाड़े में वो संख्या आती ही आती है ना। और क्या और किसी पहाड़े में ये 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब ये भी भाज्य नहीं है। चलिए बात करते हैं हम 9 की। बात करते हैं 9 की। 1 के पहाड़े में तो आएगी। 1 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। और खुद के पहाड़े में भी आएगा। अरे 9 अपने पहाड़े में तो आएगा ही। इसके अलावा क्या और किसी पहाड़े में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या भाज्य है। मतलब ये अपने और 1 के अलावा किसी और पहाड़े में आ रहा है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। चलिए अब पॉइंट पे चलते हैं।
अपनी बात को समझते हैं। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब हम ये देख रहे हैं कि जो प्लस और माइनस होता है किसी सवाल में, वो उसका डिवाइडर पॉइंट होता है, वहाँ से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब इस पूरे सवाल में, किसी भी सवाल में अगर गुणा लगा है और कितनों अंक है, 6 गुणे 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 गुणे 2, तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 4 इसमें 4 अंक है। नहीं, ये पूरा पार्ट आपका जो है, ये जो पूरा पार्ट है इसका, ये जो इसका पूरा पार्ट है ना, ये वाली एरिया, ये आप ये मत कहिएगा कि इसमें 4 अंक है। इसमें आप ये जान लीजिए कि इसमें ये पूरा 1 में ही है, क्योंकि ये गुणा में लिखा है। इसमें जब प्लस या माइनस होता है तभी डिवाइड होता है, तभी ये अलग पार्ट में होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ प्लस है, मतलब इतनी पूरी एरिया जो है ये पूरा 1 में है और ये वाला अलग है। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों तरफ है? तो हम कहेंगे 13 जो है वो दोनों तरफ है। अब हमारे पास बचा 7 गुणे 11 प्लस यहाँ पे ये 13 बाहर आया तो 1 बचा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो 13 77 और 1 कितना होगा? 78। अब देखो, ये जो संख्या थी, हमारी संख्या क्या थी? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ये जो संख्या है ना, ये 1 के पहाड़े में आएगी 100% फिक्स है। आप जानते हैं कोई भी संख्या 1 के पहाड़े में आती ही आती है, ये तो आप जानते हैं। और स्वयं के भी पहाड़े में तो आती है, यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को अगर आप भाग करेंगे, इसको अगर इसी से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कटेगी, 1 से भी भाग करेंगे तो पूरा पूरा कटेगी। इसके अलावा ये और किसी पहाड़े में आता है तो आप कहेंगे बिल्कुल ये 13 के भी पहाड़े में आता है, ये 78 के भी पहाड़े में आता है, इसलिए ये संख्या भाज्य होगी। अब आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि दी गई संख्या का जो दी गई संख्या 1 तथा अपने के अलावा, 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य पहाड़े में भी आती है, जिसका गुणनखंड 13 और 78 भी है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। समझ में आ रही बात? मैंने कहा इस संख्या को, ये जो हमारी संख्या है, ये 1 और स्वयं के अलावा, ये संख्या 1 और स्वयं के अलावा 13 तथा 78 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए संख्या भाज्य। हमने क्या बताया था? 1 और स्वयं के अलावा अगर किसी भी पहाड़े से कटती है तो वो क्या हो जाती है? भाज्य। और 1 और स्वयं के अलावा ये 13 से भी कट रही है, 78 से भी कट रही है, इसलिए संख्या क्या है? भाज्य। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बिना वीडियो देखे, आप वीडियो को रोक कर आप इसको 100% सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व कराए दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ से इसको मैं क्लियर करता हूँ और हम देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही होगा, एकदम सेम टू सेम जैसा ये सवाल मैंने सॉल्व कराया है, कुछ भी इससे अलग नहीं है। अगला प्रश्न हमारा इसी में है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5। मैंने आपको क्या कहा कि जहाँ भी हमारा प्लस की चिन्ह हो वहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक इधर और एक इधर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 को कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा 5 बाहर आ गया तो 4 गुणे 3, 1 से कोई मतलब नहीं, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1। अब यहाँ हम गुणा करेंगे तो देखिए 7 छंग 42, 42 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 168 आया गुणे 3 प्लस 1। फिर इसको गुणा करेंगे यहाँ पे 5, 100 यहाँ प्लस 1 है और 168 गुणे 3 था। 7 छंग 42, 42 चौका 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 3 8 24, 3 छक 18, 18 और 2 20, 3 1 कम 3, 3 और 2 5 प्लस 1, तो 5 और यहाँ 504 और 1 कितना होगा? 505। तो हम इसमें भी ऐसे लिखेंगे कि ये संख्या, ये वाली संख्या हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये संख्या 1 से विभाजित है, 1 से विभाजित है, स्वयं से भी विभाजित है, अपने आप से तो भाग होगी ही, उसके अलावा 5 से भी भाग हो रही है, उसके अलावा
505 से भी भाग हो रही है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, दी गई संख्या 1 तथा स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या 5 तथा 505 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न अंतिम यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए अब इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं और ये यहीं से खत्म होता है। 7वां प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक गोल गोल रास्ता है, कुछ इस तरह से वृत्ताकार पथ है। यही बना लेते हैं, यही बनाते हैं इसका वृत्ताकार पथ, है ना। ये रहेगा इसका वृत्त। चलो इसी पे देख लेते हैं, एक वृत्त रहेगा, ये ऐसा रास्ता है, ठीक है। और ऐसे रास्ते पे क्या हो रहा है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, अभी ऐसे स्क्रीन पे देख लेते हैं। एक वृत्ताकार पथ है, सोनिया एक लड़की है जो कि 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। मतलब कि सीधा मतलब ये कि एक रास्ता है गोल टाइप में, और इस रास्ते पे मान लो एक पॉइंट है, यहाँ से सोनिया नाम की लड़की और रवि नाम का लड़का, दो लोग यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, और ये पूरा चक्कर घूम घूम के आने में इन लोगों को, लड़की को लगता है ज़्यादा टाइम 18 मिनट और लड़के को लग रहा है 12 मिनट। वे एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसा कम से कम कौन सा ऐसा टाइम है जिस समय पर ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें इसका न्यूनतम समय निकालना है कि कम से कम कितना समय लेंगे दोबारा फिर से मिलने पे। तो बात हो रही है कम से कम की, कम से कम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम। तो इसका मतलब सीधा है कि 18 और 12 का हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम से कम समय। तो 2 9 18, 2 6 12, फिर यहाँ 9, 2 तिहाई 6, आप ये तरीका जानते ही हैं, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। इसका आंसर कितना आया, 36। मतलब 36 मिनट बाद पुनः वो उसी स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद फिर से इसी स्थान पर मिल जाएंगे। एक राउंड ऐसा होगा जहाँ पे 36 मिनट बाद ये दौड़ते रहेंगे, लगातार दौड़ते रहेंगे, और 36 मिनट बाद ये फिर से अपने स्थान पर मिल जाएंगे। मतलब जब इसका 2 राउंड पूरा होगा सोनिया का, तब रवि कितना राउंड मार चुका होगा, 3 राउंड। 12 तिहाई 36 है ना, रवि 3 राउंड पूरा कर लेगा और सोनिया 2 ही राउंड पूरा करेगी, और फिर ये अगले स्थान पर फिर से वहीं पर मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब ये प्रश्नावली आपकी यहीं से समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली में हम इससे बेहतर अंदाज में मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।